आगे मैं बोलूँगा, मैं आप बोलिए आगे, सब लोग बात करेंगे, चार से दो बड़े बात बुद्धि युक्तो जहाँ की उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगात् युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। ये प्रार्थना हमारी श्लोक ये श्लोक इसका सबसे इम्पोर्टेंट भाग है योगा कर्मों में कुशलता का नाम योग। भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, योगेश्वर कहा गया है क्योंकि वो सब योगियों के ईश्वर है। और योगी कौन है? जो कर्मों में कुशल है, काम करने में कुशल है, वो योगी है। उनमें जो सबसे श्रेष्ठ है वो योगेश्वर है। तो कर्मों में कुशलता का नाम है योग। और कर्म में कुशल व्यक्ति कब होगा? जब वो काम कर सकेगा। कर ही नहीं सकेगा तो कुशल कहाँ से होगा? और काम वही व्यक्ति कर सकेगा जो शरीर से, मन से, बुद्धि से, समाज से, हर तरह से समर्थ स्वस्थ होगा। जो स्वस्थ नहीं होगा वो समर्थ नहीं होगा, जो समर्थ नहीं होगा तो कर नहीं सकेगा। यही आज हमारा रोज का थीम है। इसी विषय पर हम लोग रोज बात करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग कल हमने ये देखा कि स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट क्यों है, स्वास्थ्य की जरूरत क्या है। फिर हमने देखा कि प्राकृतिक चिकित्सा में उसके मुख्य सिद्धांत एक दो आपसे बात। स्वास्थ्य की परिभाषा हम लोगों ने देखी और बीमारियां कितनी तरह की होती है ये हमने खासतौर से देखा। ऐसे कुछ भूमिका की बातें, इंट्रोडक्शन की बातें कल हम देखें। आज उससे कुछ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि जिस चीज़ के स्वास्थ्य की हम बात करते हैं वो चीज़ क्या है, वो शरीर क्या है जो हमको ईश्वर ने दिया है, जिसके द्वारा हम इस संसार में दिखाई देते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिससे हमारा अस्तित्व है, वो शरीर क्या है। तो किसी ने एक कल्पना की है कि ये जो हमारा शरीर है ये एक फैक्ट्री की तरह है। ये चित्र उन्होंने कल्पना करके बनाया। हर फैक्ट्री का एक हेड ऑफिस होता है। इस फैक्ट्री का ये हेड ऑफिस उस फैक्ट्री में एक पावर हाउस होता है। ये इस फैक्ट्री का पावर हाउस है। उस फैक्ट्री में हवा आने जाने का रास्ता बनाया जाता है। हवा आने जाने का रास्ता इसमें बना हुआ है। यहाँ से हवा जाती है, यहाँ से निकलती है वापस, और ये रास्ता यहाँ पूरे में जहाँ जहाँ हवा की जरूरत है वहाँ हवा को पहुँचा है। हर फैक्ट्री में कुछ रॉ मटेरियल जाता है और कुछ वापस प्रोडक्शन होता है। तो रॉ मटेरियल, हमारे शरीर का जो रॉ मटेरियल है वो है खाना, जो यहाँ से घुसता है, यहाँ आता है, यहाँ उसका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद वो खाना शरीर में शक्ति बनता है, ऊर्जा बनता है, एनर्जी बनती है, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। हर फैक्ट्री में एक ट्रांसपोर्ट प्रणाली होती है। यहाँ रॉ मटेरियल आएगा तो रखा जाएगा,
यहाँ से फैक्ट्री में दिया जाएगा, फैक्ट्री में ऐसे ऐसे आगे चलेगा, तब प्रोसेस होकर फिनिश होगा, पैक होगा, डिलीवरी होगी। एक ट्रांसपोर्ट प्रणाली होगी। फैक्ट्री में जगह जगह कचरा पैदा होता है, उसको भी वो ट्रांसपोर्ट प्रणाली बाहर ला के रख देती है। कई जगह ऐसा भी कचरा होता है जिसको जला देना पड़ता है, वो जला भी देती है। इस तरह से फिर फैक्ट्री में गंदा पानी पैदा होता है, पानी निकलने के लिए नाली बनाई जाती है जहाँ से पानी डिस्चार्ज होता है। इस तरह से फैक्ट्री की कल्पना आदमी के शरीर में कि ये एक प्रकार का कारखाना है जो क्या करता है, कुछ रॉ मटेरियल, कुछ हवा, पानी निकलता है, उससे शक्ति पैदा करता है। जिस शक्ति से हम लोग काम करते हैं, जिससे हम सोचते विचारते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं या घर का काम करते हैं, या कोई चौकीदारी करता है, या कोई मशीन पर मजदूरी करता है, या विद्यार्थी लोग स्कूल में पढ़ते हैं, इन सब में शक्ति खर्च होती है। ये सब शक्ति इस फैक्ट्री के भीतर जो रॉ मटेरियल डाला जाता है उससे पैदा होती है, और उस शक्ति के द्वारा हम लोग विभिन्न प्रकार के हमारे काम करते हैं। इस प्रकार इस शरीर का काम चलता है। इसकी कल्पना इस तरह से फैक्ट्री की तरह की गई है, पर ये कल्पना ठीक है, कल्पना के लिए ठीक है, तो इससे आगे भी तो कुछ और जानना चाहिए। तो जब कोई फैक्ट्री बनाने लगता है तो पहले क्या बनाता है? सबसे पहले क्या बनाता है? ड्राइंग तैयार करता है। ड्राइंग तैयार, उसके बाद फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद स्ट्रक्चर्स खड़े करते हैं, खंभे बनाएगा, नींव भरेगा। तो ये हमारे शरीर के ये स्ट्रक्चर है जिसके आधार पर हमारा शरीर खड़ा होता है। नहीं दिखता? स्ट्रक्चर ये खंभे हैं या ये ढांचा है जिसके आधार पर ये शरीर हमारा चलता है, उठता है, खड़ा होता है। अगर ये हड्डियां नहीं होती तो शरीर मांस का एक लोला होगा, एक जगह पड़ा रहता है, एक जगह पड़ा रहता है, कुछ नहीं कर सकता। ये स्ट्रक्चर है जो शरीर का बेसिक। इस बेसिक स्ट्रक्चर में छोटी बड़ी लगभग 200 से ज़्यादा हड्डियाँ, 200 से ज़्यादा। आप सोचिए बनाने वाले की करामात को कि कैसे उसने क्या प्लान करके क्या बनाया है। 200 से ज़्यादा इसमें हड्डियाँ। इसमें सबसे पहले ये हड्डियाँ हैं यहाँ पर, इसको खोपड़ी या क्रेनियम बोलते हैं, खोपड़ी की हड्डी। खोपड़ी में भी कई हड्डियों से एक बॉक्स की तरह बना हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग। हेडक्वार्टर यहाँ पर है, सब कुछ काम यहाँ होना। ये मेन ऑफिस है। मेन ऑफिस की सिक्योरिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको ईश्वर ने बहुत ही सिक्योर बनाया, बहुत मजबूत बनाया है। छोटी मोटी चोट लगने से टूटता नहीं काफ़ी। और उसके भीतर हमारा शरीर का जो सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, ब्रेन, आदमी का दिमाग, मस्तिष्क, इसके भीतर हुआ। इसके बाद नीचे जबड़े की हड्डी है जो खाना वगैरह खाने के काम में आती है। और ऊपर जो क्रेनियम की या खोपड़ी की हड्डियाँ हैं उससे बड़े फ्लेक्सिबल तरीके से जुड़ी हुई है। फिर भी उसमें इतनी ताकत है कि अच्छी खासी मजबूत चीज़ को दबाकर चूर चूर कर दे सकते। अगर उंगली या कोई नरम चीज उसके भीतर आ जाए तो दांतों से काट जाएगा तो खून निकल आएगा, चमड़ी टूट जाएगी। इतनी उसमें ताकत है। ये खोपड़ी रुकी हुई है, एक लंबी सी हड्डी है इसके ऊपर, लेकिन ये जो लंबी सी हड्डी है ये भी एक और चार्ट है इसका, एक और भी इसका हड्डी
इसमें करीब करीब 26 हड्डियाँ और इनकी बड़ी विचित्र रचना है। इनको क्या किया गया है कि यहाँ बीच में छेद और ये चारों तरफ बनाकर इसको प्लेट की तरह बनाते हैं। ये प्लेट की तरह तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे एक प्लेट है, उसके ऊपर दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है, ऐसे प्लेट पर प्लेट बैठी हुई है। तो ये जो होल है, ये होल पूरा एक पाइप की तरह ऊपर से नीचे तक चला गया। ये हमारी रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ की हड्डी की रचना ये बहुत ही विलक्षण है। अगर ये एक ही हड्डी होती, सोचिए, अगर ये एक ही हड्डी होती तो ना ऐसे झुक पाते, ना ऐसे झुक पाते, ना ऐसे घूम। तब क्या करना पड़ता? इधर देखना था, ऐसे घूमना था। इसलिए एक के ऊपर एक ऐसे बिठा करके इस तरह से बिठाई गई कि ऐसे घूम सकती, ऐसे घूम सकती है, ऐसे घूम सकती है। हर तरफ इनको झुकाया जा सकता है। इसके नीचे ये हड्डी है जो हमारी हिप्स की हड्डी है, ये हिप बोन है। ये जो है ये शरीर की सबसे भारी हेवीएस्ट बोन है, सबसे भारी हड्डी शरीर की यही है। इस हड्डी में ये जो हमारी जांघ की हड्डी है ये जुड़ी हुई है। बहुत चार्ट है। ये रीढ़ की हड्डी जो है इसमें इस प्रकार के पीसेज हैं। ये बीच में होल है, तो ये एक के ऊपर एक ऐसे बिठाई हुई है। ये होल थ्रू एंड थ्रू है, पूरा नीचे तक चला गया। ये खोपड़ी की हड्डी। अब यहाँ पर इस जगह ये हड्डी से जुड़ी हुई है, लेकिन इसकी जोड़ने का भी तरीका बड़ा विचित्र है। एक ऐसा कप है, उस कप में ऐसे मिला हुआ, यदि कप में जब ऐसा मिला हुआ है तो ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है। अगर ये जुड़ी हुई एकदम फिक्स होती तो कोई चल ही नहीं सकता। ये इस तरह से बनाई हुई है। फिर ये हड्डी यहाँ से यहाँ तक लंबी है। इसके नीचे ये नीचे के पैर की हड्डी, इसका नाम एक टीबिया, एक फिबुला, इस तरह से दो हड्डियाँ हैं। और यहाँ पर भी एक जोड़ है, लेकिन ये जो जोड़ है डिफरेंट। ये जोड़ ऐसे है, वो खाली एक तरफ ऐसे मुड़ सकता है, दूसरी तरफ नहीं मुड़ सकता। ये अलग प्रकार का जोड़ है। फिर हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से पैर की हड्डियाँ चालू होती हैं। ये यहाँ पर इस जगह बहुत सारी हड्डियाँ हैं, छोटी छोटी। उसके बाद ये हड्डियाँ निकलती हैं, फिर उनसे उंगलियों की हड्डियाँ निकलती हैं। एक एक उंगली में हम हाथ में देखते हैं 1 2 3 तीन हड्डियाँ, और ये ऐसे मुड़ सकती है, लेकिन ऐसे नहीं मुड़ सकती। इसी तरह से पैर की हड्डियाँ हैं, पैर की उंगलियों की हड्डियाँ भी हैं, वो भी ऐसे ही मुड़ सकती हैं, ऐसे पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकती। ये हाथ की हड्डियाँ हैं, हाथ में भी वैसे ही है। यहाँ पर एक जोड़ है, ये जोड़ भी बिल्कुल वैसी है, जो इस तरह से बैठा हुआ है, और वो ऐसे 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 यूँ वैसे भी घुमाया जा सकता है। इसलिए हम लोग हाथ ऐसे घुमा सकते हैं। कोहनी का है, वो जैसे घुटने का है वैसे ही कोहनी का है, एक तरफ मुड़ सकता है, दूसरी तरफ नहीं मुड़ सकता। यहाँ पर इस जगह छोटी छोटी बॉल की तरह बहुत सारी हड्डियाँ हैं, चाहे 14 या कितनी हैं यहाँ पर। इस कारण ये ऐसे 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 हर तरफ मुड़ सकती है, ये संभव है। फिर यहाँ इस तरह से ये हड्डियाँ आई हुई हैं, ये हड्डियाँ हैं, ये हाथ की है। उसके बाद ये उंगलियाँ आती हैं और अंगूठे में तो
अंगूठे में 2 हैं, उंगलियों में 3। ये मैंने आपको रफली और संक्षेप में आदमी के शरीर में क्या क्या हड्डियाँ हैं, कितनी हैं, कितने प्रकार के जोड़ हैं, वो आपको बताया। जोड़ कितने हुए? एक तो ऐसे हैं जो एक ही तरफ मुड़ने वाले हैं, एक ऐसे हैं जो राउंड चलने वाले हैं। राउंड वालों को बोलते हैं कप, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये जो है इसको बोलते हैं हिंज टाइप जॉइंट, जो एक तरफ। हड्डियों के कुछ विशेष गुण हैं। ये हड्डियां भीतर से सब हॉलो हैं, भीतर सब खोखली, और इनके भीतर एक पीले रंग का द्रव भरा हुआ है, लिक्विड। इस लिक्विड के भी कुछ काम है जब समय आने पर बताऊंगा। हड्डियां बिल्कुल रिजिड हैं, ज़्यादातर इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट है जिसकी बनी हुई है। प्रायः मामूली चोट चपेट से टूटती नहीं, और कभी टूट जाए तो उनको खाली मिला के रख दिया जाए या मिली हुई रहे तो अपने आप जुड़ जाती है। हड्डी जब टूट जाती है उसको फ्रैक्चर कहते हैं। ये फ्रैक्चर भी कई प्रकार के होते हैं। एक सिंपल फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी से हड्डी टूट गई लेकिन अपनी जगह पर हड्डी। एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट गई, चमड़ी भी फूट गई, खून बहने लगा, कंपाउंड फ्रैक्चर। इस तरह से 3-4 तरह के हैं। एक ऐसे है जिसमें हड्डी टूटी नहीं, लंबी क्रैक हो गई, जैसे ये हाथ की हड्डी है इसमें लंबी क्रैक हो गई, या ये हड्डी है इसमें लंबी क्रैक हो गई, तो लंबी क्रैक हो जाती है, टूटी नहीं। एक बच्चों को हो जाती है, बच्चों की हड्डियाँ इतनी खड़ी नहीं है, थोड़ी नरम है, टूटती नहीं है, फट जाएगी, थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, एक साइड से फट, वो बच्चों के फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जहाँ भी होगा वहाँ 2 लक्षण साफ साफ दिखाई देगा। ये पीली दिखाई देगा कि सूजन हो जाएगी। दूसरा, वहाँ नंबरनेस हो जाएगी, दैट मीन्स फिर उससे आप काम नहीं ले सकते। मान लीजिए यहाँ कुछ टूट गया है, आप हाथ से उठाना चाहेंगे तो टूट जाए, पैर में कुछ टूट गया, पैर आगे बढ़ाना चाहेंगे नहीं बढ़ा सकते। ये संक्षेप में मैंने आपको हड्डियों का ढांचा और क्या इनकी गुण है, कैसी चीज़ है, सूजन क्यों होती है? देखिए, शरीर में एक सिस्टम है जो शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है। इम्यूनिटी का मतलब कोई बाहरी आक्रमण हमारे शरीर पर हो, कोई चोट चपेट लगे तो उसको अपने आप करेक्ट करने की कोशिश शरीर करता है, ये उसकी अपनी रोल है। तो जब मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में आग लगी तो सारे ऑफिसर दौड़ के यहाँ पहुँचेंगे, 10-20 दरबार भी पहुँचेंगे, 2-4 ट्रांसपोर्ट की गाड़ी भी आ जाएगी, फायर ब्रिगेड भी आ जाएगा। इसी तरह से जब कहीं चोट लगती है या कोई बाहरी आक्रमण होता है तो शरीर की जो इम्यूनिटी वाली फौज है वो वहाँ पर इकट्ठा हो। तो जहाँ एक बार में फौज इकट्ठा होगी तो थोड़ा मोटा या ज़्यादा या कुछ तो दिखेगा ही दिखेगा। यही सूझे। ओके, इस विषय में हम फिर आएंगे दोबारा, लेकिन सुनिए इसकी हड्डियों के सिस्टम के बाद हम लोग दूसरे सिस्टम पर जाते हैं, वो है ढांचा। हमने खड़ा कर दिया, फैक्ट्री का ढांचा खड़ा हो गया। अब उसके ऊपर ढांचे में दीवारें बनाएंगे, उसमें बिजली के तार फिट करेंगे, फिर उसमें मशीनें लगाएंगे, उन मशीनों को चलाएंगे, उन मशीनों को काम करने वाले आदमी रखे जाएंगे, टेलीफोन के तार होंगे जो सूचना भेजेंगे, ऊर्जा ले जाने के तार होंगे जो बिजली ले जाएंगे, पानी के पाइप होंगे जो जगह जगह सब चीज़ पहुँचाएंगे। तो ये सब चीज़ें अब इस ढांचे के भीतर
एक एक करके भरी जाएगी। ये मांसपेशियां ऊपर हमारे शरीर में मांसपेशियां बढ़ती हैं। विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां हैं, अलग अलग शक्ल, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग उनके काम और अलग अलग उनकी ताकत शक्ति। इनके द्वारा जैसे ये किसी व्यक्ति में वर्कर होते हैं, जैसे वर्कर्स सारा काम आदेश मिलने पर ये करते हैं। ये मांसपेशियां पूरे शरीर में हर जगह बनी हुई है। आप देखेंगे कि ये लंबे लंबे बंडल की तरह बनी हुई है। ये बंडल है, एक बंडल है, ये छोटे छोटे कई एक बंडल है, ये छोटे छोटे बंडल्स की तरह बने हुए हैं। उन बंडल्स को पैकिंग करके और एक फंक्शन में लगाया। ये मांसपेशियां दो तरह की, एक वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। तो नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मांसपेशियां दो तरह की हैं, एक ऐच्छिक, एक अनैच्छिक। ऐच्छिक मांसपेशियां वो हैं जिनको हम जैसा आदेश देते हैं वैसा करना है। मेरा हाथ यहाँ पर रखा हुआ है, मैंने आदेश दिया हाथ को उठाओ। जब मैं आदेश दूंगा हाथ को उठाओ, तो यहाँ की जो मांसपेशी है उसको आदेश मिलेगा, वो सिकुड़ना शुरू करेगी, हाथ उठ जाएगा। मुझे यहाँ से चलना है, मैंने आदेश दिया चलो। जब मैंने आदेश दिया चलो, तो यहाँ की और यहाँ की मांसपेशियां कोई सिकुड़ेगी, कोई लंबी होगी, लेकिन पैर आगे बढ़ा देगी। ये मांसपेशियां अच्छी। मैंने मन में विचार किया कि मुझे लेक्चर देना है, बोलना है। जब मैं बोलना शुरू करूँगा तो मेरा मुंह हिलना चाहिए, अपने आप को हिलेगा नहीं। जीभ भी हिलना चाहिए, वो भी अपने आप हिलेगी नहीं। मोड़ भी हिलना चाहिए, वो भी अपने आप हिलेगी नहीं। उनको जब आदेश मिलेगा तो जो मांसपेशियां उन सबको कंट्रोल करती हैं, वो कोई खींचेगी, कोई लंबी होगी, उससे मुंह से आवाज निकलेगी। ये सब मांसपेशियां हमारी ऐच्छिक, हम जैसा आदेश देते हैं वैसा काम। लेकिन हर समय तो हम सावधान नहीं होते, हर समय हम आदेश भी नहीं दे सकते। तो कुछ मांसपेशियां शरीर में ऐसी हैं जो अनैच्छिक हैं, उनको आदेश मिले या न मिले अपना काम करती है। जैसे हार्ट, हमारा हृदय। आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, आप होश में हैं, बेहोश हैं, आप भूखे प्यासे हैं, आप रेगिस्तान में या हिमालय की चोटी पर हैं, कहीं भी आप होंगे, वो अपना काम अपने आप करता ही रहेगा। आप उसको बोल भी देंगे रुक जाओ, कोई रुकेगा तभी जब मृत्यु हो जाएगी। जब हेडक्वार्टर से आदेश मिलना बंद हो जाएगा, ये बात रखना बंद कर दो, तो आदेश आपको नहीं है तो बंद हो जाएगा। अदरवाइज कभी बंद नहीं होगा। हम सोच के अपने हृदय को रोक नहीं सकते, वो बराबर कर दो। खाना हजम करने वाली मांसपेशी, आपने खाना खाया है तो आप चाहे सो जाइए चाहे बेहोश हो जाइए, आप उसको बोलिए मत बोलिए, वो खाना ठीक समय पे हजम करके उसको आगे बढ़ा के क्लीन करके साफ करना है। इस प्रकार हमारे शरीर में दो प्रकार की मांसपेशियां हैं, एक ऐच्छिक है, एक अनैच्छिक। ऐच्छिक वो है जो हमारे आदेश के मुताबिक, हमारे हुक्म के मुताबिक, एज पर अवर ऑर्डर काम करते हैं। अनैच्छिक वो है जो अपनी ड्यूटी, जब उनको बोला जाए कि ना बोला जाए, बराबर करती रहेंगी जब तक कि बिल्कुल अंत नहीं हो।
नो क्वेश्चन? ऐच्छिक, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी. Voluntary and involuntary. Ready? No. It cannot be stopped. वोल्टी बता रहे हैं, एचिक को वोल्टी बता रहे हैं. हाँ. जो हमारी इच्छा के मुताबिक काम. वोल्टी का मतलब ये हो कि स्वतः काम करें. जो हमारी इच्छा के मुताबिक काम करते हैं उनको वॉलंटरी, जो अपनी इच्छा से काम करते हैं ये काम करते हैं. मांसपेशियों की एक बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है, उनको काम में लेने से मजबूत होती है. जितना उनको काम में लगाया जाएगा उतनी मजबूत होगी, और जितना उनको आलसी बनाया जाएगा उतनी वो कमजोर होगी. पहलवान वो करते हैं ना दंड बैठक, क्यों करते हैं? दंड बैठक करने से उन मांसपेशियों को बार बार एक ही काम दबा दबा के कराया जाता है. दबा दबा के कराने से वो मांसपेशियां मजबूत होती हैं. जिन मांसपेशियों को हम काम में नहीं लेते वो अपने आप धीरे धीरे कमजोर होते हैं. ये मांसपेशियां बनती कैसे? जब हम भोजन की बात करेंगे तो बात बताई जाएगी कि हमारे खाने में प्रोटीन होता है. मेनली ये मांसपेशियां प्रोटीन से बनती हैं. जब हम इनको काम में लेते हैं तो इनमें टूट जाने से कचरा बनता है. वो कचरा निकालने का एक सिस्टम है, वो भी निकालता है. और नया खाना जो वहाँ पहुँचता है उससे रीबिल्ड होती है, वही खाना इनको बनाता है. और जिस मांसपेशी को जितना ज़्यादा काम में दिया जाएगा वहाँ उतना ही ज़्यादा खाना पहुँचेगा और वो उतनी ज़्यादा. इसलिए जो आदमी आलसी है, जो व्यक्ति आलसी है, उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता है. कभी कोई बीमार हो जाता है, हड्डियाँ टूट जाती है, मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया और 3-4 महीना बेड पे सोया रहा, हिला डुला भी नहीं. जब उसका प्लास्टर खोला जाता है, उसको बोला जाता है खड़े होकर चलिए, तो मांसपेशियाँ चलने नहीं पाती क्योंकि वीक हो जाती. आदेश देने पर भी उसे चला नहीं जाता. तब उनको फिजियोथेरापी देकर के फिर से एक्टिव किया जाता है, तब चलना शुरू. इस प्रकार के 20 उदाहरण. तो ऐसा जनरली क्या होता है? जनरली ऐसा क्या होता है? इसीलिए होता है कि इनको काम में लेने से इनकी शक्ति बढ़ती है, और अगर काम में नहीं लिया जाए तो ये आलसी होकर, सुस्त होकर कमजोर होगा. हमारी मिल में भी अगर कोई ऐसा वर्कर जो काम नहीं करता हो, बाद में कभी उसको काम करना पड़े तो बड़ा मुश्किल काम है उसका. बहुत डिफिकल्ट. एक तो जब हार्ट में से सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है. सारा प्लस का एग्जांपल दिया तो ठीक है, सर्कुलेशन का जो ये है क्योंकि वहाँ खाना भी नहीं पहुँचेगा. नेचुरली वहाँ खाना भी नहीं पहुँचेगा, तो खाना नहीं पहुँचेगा तो अपने आप कमजोर होता है. Any questions about it? Okay, we move ahead. और क्या करें?
ये शरीर में हवा आने जाने का रास्ता। सांस हम लोग कहाँ से लेते हैं? नाक से। और मुंह से भी ले सकते, लेना उचित नहीं। मुंह से भी ले सकते, लेना क्या उचित नहीं है? अंदर हवा इससे चला फिल्टर हो है। जाता है। नाक से जाने से फिल्टर हो जाता है। बेटर हो जाती है। राइट बेटर हो नाक सांस लेने के लिए बनाई गई और इसको भी भगवान ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ ऐसे तरीके से बनाया है कि इसके द्वारा शरीर की रक्षा हो। क्या किया है उन्होंने? पहले तो ये नाक का रास्ता है। नाक के रास्ते में हवा को फिल्टर करने के लिए बारीक बारीक रुआएं पैदा की, जिससे कोई कचरा वगैरह जा रहा हो हवा के साथ में तो उनमें रोक। उसके बाद क्या किया है? उसके बाद उसमें एक ऐसी झिल्ली बनाई गई है, ऐसी चमड़ी बनाई गई है जिसमें से हमेशा एक लिक्विड निकलता रहता है। तो कोई चीज़ें हैं जो एयर से नहीं रुकती है लेकिन लिक्विड में चिपक जाती है, वो उस पर बैक्टीरिया है, वायरस है, जो शरीर नाक में से शरीर में जाने की कोशिश करता है, उसको वो चिपक जाने से रोक देता है। हवा कभी बहुत ठंडी होती है, कभी बहुत गर्म होती है। सर्दी के मौसम में हवा बहुत ठंडी होती है। दिल्ली चले जाएं, चंडीगढ़ चले जाएं और भी ठंडी होती है। कहीं बर्फ गिर रहा हो तो बहुत ही ठंडी होती है। और यहाँ कलकत्ता में रहें तो ह्यूमिड होती है। राजस्थान चले जाएं तो गर्म बहुत होती है लेकिन एकदम सूखी होती है। हवा कई तरह की है, लेकिन हर तरह की हवा हमारे लिए सूटेबल नहीं। तो उस हवा को कंडीशन करने के लिए यहाँ पर एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी बनाया है। एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, साइनस। इस साइनस की पॉकेट्स में से हवा घूमती है। अगर ठंडी है तो कुछ गर्म हो जाएगी, गर्म है तो कुछ ठंडी हो जाएगी, सूखी है तो कुछ मॉइस्चर पकड़ लेगी, गीली है तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही जाएगी। लेकिन हमारे शरीर के लिए जैसी चाहिए वैसी बनाने के लिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ है, जिसके भीतर हवा घूमकर कंडीशन है। हमारे शरीर के लिए जैसी हवा सूटेबल है वैसी यहाँ बनने के बाद में हवा आगे बढ़ती है। ये सांस नली है, गले के भीतर से होती हुई यहाँ आती है। ये हमारी सांस नली। ये सांस नली में जब हवा चल के आती है, आगे आकर ये सांस नली दो भाग में बढ़ेगी और यहाँ सीने में हमारे फेफड़े, एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड। जो राइट हैंड में फेफड़ा है उसमें 1 2 3 लोग, 1 2 3। और लेफ्ट हैंड में जो फेफड़ा है उसमें 2 लोग, 2 पार्ट। इस तरह हमारे फेफड़ों के कुल मिलाकर 5 हिस्से। ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। ईश्वर ने हमको फेफड़ों में इतनी कैपेसिटी दी है कि अगर 2 फेफड़ों में से एक ना भी रहे तो एक से भी काम चल सकता है। अगर एक खराब भी हो जाए तब भी एक से काम चल सकता है। इन फेफड़ों की बनावट ये यहाँ पर दिखाई गई है। इससे इसमें आप देखेंगे कि फेफड़े में जाने के बाद में डालियाँ पर डालियाँ, जैसे पेड़ की डालियाँ होती है, एक मोटा तना, उससे डालियाँ, फिर डालियों से डालियाँ, फिर उससे पतली डालियाँ, फिर उससे पतली डालियाँ, फिर उसके बाद में बिल्कुल पत्तियाँ,
फिर पत्तियों की एक एक नस ऐसे ही फेफड़ों की बनावट कि बिल्कुल मोटी नाली से छोटी नाली से और छोटी नाली, उनसे और छोटी नाली, अंत में जाकर के बिल्कुल छोटे सेल बन जाते हैं, छोटी कोठरियाँ बन जाती हैं। उस हर कोठरी में जो हम सांस से हवा लेते हैं वो हवा जाती है। इन सेल्स की रचना भी बड़ी विचित्र है, बहुत विलक्षण है। ये सेल्स, इनके एक साइड में हवा होती है, दूसरी साइड में ब्लड होता है। सेल की जो वॉल है, इसके एक साइड में यहाँ एयर है और दूसरी साइड में ब्लड। एक साइड में एयर, दूसरी साइड में ब्लड। अब इस वॉल की आप खूबी देखिए कि इस वॉल में से ब्लड इधर से इधर नहीं आ सकता, हवा उधर से उधर नहीं जा सकती। लेकिन क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं, ये वॉल है, ये वॉल ऑक्सीजन को ले लेती है और उधर ट्रांसफर कर देती है, जहाँ से ऑक्सीजन ब्लड को मिल जाए। और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में है उसको उसमें से इस साइड में दे, तो खून में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ऑक्सीजन निकल जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा होती है तो उनका रंग काला सा होता है, और जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है तो ब्राइट रेड क्रिम्सन कलर होता है, रेडिश।